आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सक्रियण ऊर्जा आर्हेनियस समीकरण। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि अभी कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे हमने मान लिया अभिक्रिया यहाँ पे एक लिखी A+B और इससे क्या बन रहा है, यहाँ पे AB प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभिकारक A और B और अभिकारक B, ये दोनों अभिकारक हैं। AB क्या है, यहाँ पे उत्पाद है। तो क्या यहाँ पे दोस्तों अभिक्रिया किस प्रकार होगी, जो हमारा अभिकारक A है इसका अणु अभिकारक B के अणु से जब टकराएगा तो टकराने के बाद दोस्तों इन दोनों में परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होंगे, जिसके फलस्वरूप हमें उत्पाद AB प्राप्त होगा। उत्पाद AB प्राप्त होगा। अब दोस्तों अणु जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक टक्कर के पश्चात हमें उत्पाद प्राप्त हो। केवल कुछ ही टक्करों के, मतलब ये जो अणु हैं इनकी कुछ ही टक्करों के दौरान हमें उत्पाद AB प्राप्त होगा। जैसे मान लिया 10 बार अणुओं की टक्कर हुई, तो 10 बार अणुओं की टक्कर में से केवल 5 बार की जो टक्कर है उसी में हमें उत्पाद प्राप्त होगा। मतलब ए के 5 अणु और B के 5 अणु आपस में टकराएंगे तभी हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे हर एक टक्कर के बाद उत्पाद नहीं प्राप्त हो रहा है, और जिन टक्करों के बाद दोस्तों हमें उत्पाद प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर कहते हैं अगर दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो, उत्पाद प्राप्त हो। तो प्रभावी टक्कर समझ में आ गया। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, टक्कर प्रभावी और अप्रभावी किसके आधार पर हमने कह दिया दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए क्या आवश्यक है कि जो हमारे अभिकारक के अणु हैं उनके पास एक निश्चित ऊर्जा होना आवश्यक है। एक निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक है। जैसे कि हमने मान लिया ये जो अभिक्रिया यहाँ पे हमने दी है, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक है कि जो अभिकारक के अणु हैं आपस में टकराएं तो उनके पास 10 जूल ऊर्जा हो। अगर दोस्तों 10 जूल ऊर्जा से कम ऊर्जा है अभिकारक के अणुओं के पास, तब दोस्तों अभिक्रिया में हमें उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। तो यानी 10 जूल क्या है दोस्तों, एक प्रकार से यहाँ पे बैरियर कह सकते हैं हम, ऊर्जा का एक बैरियर है। तो जो अभिकारक के अणु, ऐसे अभिकारक के अणु जिनके पास 10 जूल ऊर्जा से कम ऊर्जा है, उनको 10 जूल ऊर्जा तक जाने के लिए जितनी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। अब इसको उदाहरण से एक समझ लेते हैं। 10 जूल हमने मान लिया कि 10 जूल ऊर्जा से कम अगर ऊर्जा है तो अभिक्रिया जो अभिकारक के अणु हैं वो आपस में टकराएंगे और हमें उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि अभिकारक A है, इसके अभिकारक जो A है, ठीक है, इसके अणु के पास 6 जूल ऊर्जा है, 6 जूल ऊर्जा है, और अभिकारक B का जो अणु है इसके पास 8 जूल ऊर्जा है। तो अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों अणुओं के पास आवश्यक है कि 10 जूल ऊर्जा होना आवश्यक है। तो दोस्तों 6 जूल अभिकारक A को 10 जूल ऊर्जा लेने के लिए और अपनी ऊर्जा को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 जूल, और इसमें अगर हम जोड़ दें, इसमें 4 जूल और हम जोड़ दें, तब ये 10 जूल हो गया। अब अभिकारक A के पास पर्याप्त ऊर्जा हो गई, और यहाँ पे अभिकारक B के पास कितनी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, इसे 2 जूल की, ठीक है। तो अब दोनों के पास 10 जूल ऊर्जा हो गई। अब अगर इनके अणु आपस में टकराएंगे तब दोस्तों क्या होगा, हमें उत्पाद AB प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा क्या हुई, सक्रियण ऊर्जा आप देखेंगे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा हो गई दोस्तों 10 जूल, क्योंकि 10 जूल ऊर्जा अगर अणुओं के पास है तब दोस्तों आपस में अणु टकराएंगे और टकरा करके हमें उत्पाद देंगे और अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा हो गई 10 जूल। तो इसको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक अणुओं को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आर्हेनियस समीकरण हमसे पूछ रहा है प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें, तो इसको भी देख लेते हैं आर्हेनियस समीकरण को। तो आर्हेनियस ने दोस्तों एक समीकरण दिया, और ये समीकरण क्या बताता है दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता को बताता है। मतलब
कि ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, अभिक्रिया धीमी गति से होगी, इसको बताता है। यानी ताप के प्रभाव को बताता है अभिक्रिया पर, किसी भी अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होगा इसको बताता है ये समीकरण। और इन्होंने दोस्तों ये समीकरण दिया था और इस समीकरण को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसे ही हम आर्हीनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। ये समीकरण है k बराबर a e की घात माइनस का ई ए अपॉन आर टी, माइनस का ई ए बटे आर इंटू टी। ये दोस्तों आर्हीनियस का समीकरण है। और यहाँ पे आप देखेंगे k क्या है दोस्तों, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है यहाँ पे, और a दोस्तों आर्हीनियस स्थिरांक कह सकते हैं इसको। a क्या है दोस्तों, आर्हीनियस कारक या आर्हीनियस स्थिरांक, आर्हीनियस कारक कहते हैं इसको, आर्हीनियस कारक। और यहाँ पे E क्या है, किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। E क्या है यहाँ पे, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, की सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। और T क्या है दोस्तों, यहाँ पे वह ताप जिसपे की अभिक्रिया हो रही है, और R यहाँ पे गैस नियतांक है इस समीकरण में। तो यहाँ पे दोस्तों इस समीकरण में आप देख रहे हैं अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वह उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के साथ किस प्रकार से यहाँ संबंधित है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।